नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियंका शुक्ला, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हिसार। और आज के सत्र में हम बात करेंगे बीपीएससी 132 ब्लॉक 4 जो कि समूह गतिकी पर है, जिसे हम ग्रुप डायनामिक्स भी कहते हैं। आज के सत्र पे हम बात करेंगे समूह क्या होता है, क्या इसके प्रकार होते हैं, किस प्रकार से इसके निर्माण प्रक्रिया चलती है, क्या टकनान में इसके फॉर्मेशन के स्टेप्स बताए हुए हैं, और साथ ही हम बात करेंगे कि सामाजिक प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है, जिसमें हम मुख्यतया बात करेंगे अनुपालन की, आज्ञाकारिता की और अनुरूपता की, जिसे हम अंग्रेजी में कंप्लायंस, ओबीडियंस एंड कन्फर्मिटी कहते हैं। शुरुआत करते हैं हम समूह की परिभाषा से। समूह को व्यक्तियों के एक संचयन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो आपस में कुछ मात्रा में एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। यदि हम स्वयं के व्यवहार को देखें तो हम यही पाएंगे कि हमारा मोस्टली समय जो होता है वो दूसरों के ही साथ बीतता है। चाहे हम एक घर पे हो तो परिवार के साथ होते हैं, जब हम अपने प्रोफेशनल सेटअप में आते हैं तो हम अपने कलीग्स के साथ में होते हैं, तो किसी ना किसी समूह में हमारा अंतर्क्रिया होना स्वाभाविक होता है। तो इस प्रकार समूह की कुछ निम्न विशेषताएं बताई गई हैं। एक या एकाधिक लोगों का संचयन जो स्वयं को समूह के सदस्य के रूप में प्रत्यक्षित करता है, उसे हम समूह कहते हैं। समूह में सभी सदस्यों का एक सर्वनिष्ठ प्रेरक होता है। सदस्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया करते हैं अतः एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। सदस्य एक दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करते हैं, चाहे हम परिवार में हो या हम अपने मित्रों के साथ हो। जिस समूह में भी होते हैं उनसे हमारा व्यवहार प्रभावित होता हुआ दिखता है। सदस्यों का व्यवहार कुछ निश्चित नियमों, समूह में उनको निर्धारित भूमिकाओं के आधार पर एवं समूह में उनकी संस्थिति से संचालित होता है। जब वो किसी समूह में भाग लेते हैं तो उनकी भूमिकाएं उनको एक निश्चित नियमों का पालन करना होता है और साथ ही उनकी एक स्थिति निर्धारित कर दी जाती है। इसी के आधार पर हम कहते हैं कि समूह विभिन्न प्रकार के होते हैं। समूह सदस्यों के मध्य प्रत्यक्षित जुड़ाव के आधार पर समूह को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, सामान्य जुड़ाव एवं सामान्य अस्मिता समूह। सामान्य समूह में सदस्य आमने सामने अंतःक्रिया करते हैं और उनके मध्य एक मजबूत रिश्ता होता है, जैसे किसी टीम के खिलाड़ियों के द्वारा इसी तरीके के जुड़ाव का प्रदर्शन होता है। वे एक दूसरे के सामने अंतःक्रिया करते हैं और उनके बीच एक मजबूत बॉन्डिंग देखी जाती है। दूसरा सामान्य अस्मिता समूह में सदस्य एक वर्गीकरण के द्वारा एक दूसरे से संबंधित होते हैं, किंतु आमने सामने की जो उनकी अंतःक्रिया है वो आवश्यक नहीं है। किसी देश के नागरिक या किसी विश्वविद्यालय के यदि हम छात्र हैं तो हम सामान्य अस्मिता समूह के अंतर्गत आते हैं। दूसरा पात्रता के आधार पर समूह का वर्गीकरण किया जा सकता है। पात्रता एक ऐसी सीमा है जहां पर किसी समूह को एक सशक्त पूर्ण के रूप में प्रत्यक्षित किया जाता है। उच्च निम्न पात्रता वाले समूह और उच्च पात्रता वाले समूह इसके अंतर्गत आते हैं। निम्न पात्रता वाले समूह में ऐसे लोगों का संकलन होता है जो सामान्य उद्देश्य के साथ एक ही समय पर एक ही स्थान पर विद्यमान होते हैं। उदाहरण के लिए किसी नौकरी के लिए जब हम साक्षात्कार के लिए बैठे होते हैं तो उस समय जो समूह बनता है उसमें हम एक ही उद्देश्य के साथ एक ही समय पर एकत्रित होते हैं, तो ऐसे समूह को हम निम्न पात्रता समूह कह सकते हैं। दूसरा उच्च पात्रता समूह जिसमें परिवार के सदस्य शामिल होते हैं। ये उस तरीके के होते हैं जिनमें सदस्यों के मध्य नियमित अंतःक्रिया होती है, चाहे वो आमने सामने हो, फोन के द्वारा हो, ईमेल के द्वारा हो। सदस्यों के मध्य जो अंतःक्रिया होती है उसके साथ साथ उनका एक सामान्य लक्ष्य होता है। इसके सदस्य कुछ मामलों में काफी हद तक समानता रखते हैं। यदि वो एक ही परिवार से संबंधित है तो उनमें बहुत सी समानताएं देखने को मिलती हैं और समूह इसके सदस्यों का परिणाम
होता है। तो जब इस तरीके का एक सदस्यों का एक ग्रुप बन जाता है, उसी को हम कहते हैं कि वो एक समूह में परिवर्तित हो जाता है, और ऐसे समूह को हम उच्च पात्रता वाले समूह कहते हैं। तीसरा वर्गीकरण प्राथमिक और द्वितीयक समूह के द्वारा किया जा सकता है। प्राथमिक समूह जो पूर्व विद्यमान संरचना है, जिसके सदस्य व्यक्तियों को स्वतः, जिसकी सदस्यता किसी भी व्यक्ति को स्वतः प्राप्त हो जाती है। जैसे हम जिस परिवार में हैं, तो वो परिवार की सदस्यता हमको स्वतः प्राप्त हुई है, हमने अपना चयन नहीं करा है। इसमें व्यक्ति को प्राथमिक समूह की सदस्यता चुनने का कोई विकल्प नहीं होता है। हम किस जाति के हैं, हम किस धर्म के हैं, हम किस परिवार के सदस्य हैं, इसको चुनने की हमारे पास कोई विकल्प नहीं होता है। तो ये हमारा प्राथमिक समूह होता है। जब व्यक्ति कुछ निश्चित प्रेरकों की प्रवृत्ति के लिए किसी समूह की सदस्यता अपनी इच्छा से ग्रहण करता है, उसके पास चुनाव होता है उस समूह की सदस्यता को चुनने का, तो वो द्वितीय समूह का उदाहरण होता है। यहाँ सदस्यता स्वैच्छिक होती है और व्यक्ति को समूह त्यागने का भी विकल्प होता है। जिस प्रकार हम कहें कि जो हमारा रेफरेंस ग्रुप होता है, हम उसको खुद से चयनित करते हैं और खुद से हम उस समूह की सदस्यता को ग्रहण करते हैं। आगे हम जो इसका वर्गीकरण है, उसमें हम कहते हैं कि एक औपचारिक और अनौपचारिक समूह भी होता है। औपचारिक समूह जिसमें स्पष्ट नियम एवं प्रकारों को बताया जाता है, इसके सदस्यों को निश्चित भूमिका एवं स्पष्ट रूप से विशेषीकृत मानकों का उल्लेख किया जाता है। इसमें जो अवयव होते हैं वो लिखित हो सकते हैं, मौखिक हो सकते हैं, इन्हें सदस्य एक मत से स्वीकार करता है। उदाहरण के लिए यदि एक विद्यालय में छात्रों एवं शिक्षकों दोनों के लिए एक विशेष नियम बनाए जाते हैं, छात्रों में गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने का एक निश्चित उद्देश्य होता है एवं स्पष्टता, परिभाषित स्तर एवं मानक होता है, तो ये उसमें औपचारिक समूह का उदाहरण होगा। अनौपचारिक समूह जिसमें किसी नियम या विनय का उल्लेख नहीं किया जाता है। किसी कॉलोनी में रहने वाले बच्चों किसी पार्क में इकट्ठा होना अनौपचारिक समूह का उदाहरण है, क्योंकि वहां किसी तरीके का कोई नियम नहीं है, किसी तरीके की कोई मानक नहीं है। हर बच्चे के पास पूर्ण स्वतंत्रता है, वो जिस तरीके से चाहे पार्क में अपने व्यवहार को प्रदर्शित कर सकता है। अब समूह के प्रकार के बाद समूह के अवयव समूह को विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी समूह में ढेर सारे अवयव हो सकते हैं जो समूह के सहज संचालन को सुसाध्य करते हैं। यद्यपि समूह अपने आकार, प्रकार एवं प्रकारों में भिन्न हो सकते हैं, परंतु वे कुछ सामान्य विशेषताओं जैसे स्थिति, भूमिका, मानक एवं संशक्तिशीलता को साझा करते हैं, जो कि इसके मुख्य अवयव माने जाते हैं। समूह सदस्यों को ये सारे अवयव जो है उनके व्यवहार को प्रभावित करते हैं। पहला अवयव जैसा मैंने बताया, स्थिति। स्थिति या स्तर, एक सदस्य का स्तर व इसकी स्थिति उसके शारीरिक गुणों के द्वारा समूह के उद्देश्यों की उपयोगिता एवं समूह के मानकों के अनुरूप व्यवहार के द्वारा परिभाषित की जा सकती है। ये समूह में कोई आधिकारिक पद या रैंक या कोई अंतर्निहित विशेषता जैसे कि बड़ा पद या किसी नए सदस्य का समूह में एंट्री या उसका जो आगमन है, ये उसकी स्थिति को बताता है कि कोई भी सदस्य जो समूह का एक महत्वपूर्ण तत्व है या महत्वपूर्ण भाग है, उसकी उस समूह में क्या स्थिति व स्तर है। दूसरा अवयव है भूमिका। भूमिका कि जिसमें हम ये कहते हैं प्रत्येक समूह में जो सदस्य होते हैं उनका अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसका उनको एक अपना रोल प्ले करना होता है। तो समूह में विभिन्न सदस्यों को विभिन्न कार्यों को निष्पादित करने के लिए चयनित किया जाता है। एक व्यक्ति एक समूह में एक भूमिका, वही दूसरे समूह में वो दूसरी भूमिका निर्धारण कर सकता है।
उदाहरण के लिए, यदि एक व्यक्ति परिवार में है तो उसे पिता, उसे पति की भूमिका का निर्वाह करना है। यदि वही व्यक्ति अपने ऑफिस में है या अपने कार्यालय में है तो उसे अपने उस तरीके की भूमिका का अपने अधिकारी पद या जिस पद में भी वो चयनित करा गया है उस तरीके की भूमिका का निर्वाह करना पड़ता है। प्रायः भूमिकाओं को अंतस्थ किया जाता है और धीरे धीरे वे एक अनिवार्य अंग बन जाते हैं। तीसरा अवयव मानक है। मानक किसी समूह के भीतर अव्यक्त नियम होते हैं जो इस बात को निर्देशित करते हैं कि इसके सदस्यों को कैसे व्यवहार करना चाहिए या क्या उनको नहीं करना चाहिए। मानक सामान्यतः पूर्व सहमति पर आधारित अनौपचारिक नियम होते हैं जो कि सदस्यों के व्यवहारों का मार्गदर्शन करते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी समूह का सदस्य बना है तो उसे उस समूह के कुछ नियमों का, कुछ मानकों का पालन करना पड़ता है, तभी उसकी भूमिका और उसकी स्थिति जो है वो पूर्णतया स्पष्ट हो पाती है। अतः मानक सदस्यों के व्यवहारों को निर्देशित करते हैं कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है और समूह में अस्पष्टता को कम कर पाते हैं। चौथा अवयव है संशक्तिशीलता। ये एक ऐसा बल है जो समूह को आपस में बांध कर रखता है। संशक्तिशीलता से तात्पर्य है कि समूह के सदस्य समूह में बने रहने के लिए कितनी तीव्र इच्छा रखते हैं। उच्च संशक्तिशीलता वाले समूह में सदस्य एक दूसरे को पसंद करते हैं, समूह के लक्ष्यों को स्वीकार करते हैं, उन्हें प्राप्त करने की दिशा में निरंतर अपने कार्य को बढ़ाते दिखते हैं। सारांश में संशक्तिशीलता से तात्पर्य हम भावना से होता है, जिसमें संबंधित होने का भाव होता है कि हम यदि इस समूह से संबंधित हैं तो हम सारे समूह के सदस्यों के एक साथ मिलकर के काम करेंगे, एक साथ मिल करके अपनी सहमति से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर बढ़ेंगे। संशक्तिशीलता बेसिकली तब ज्यादा दिखाई देती है जब समूह सदस्य एक दूसरे के साथ समय ज्यादा गुजारते हैं और निम्न संशक्ति की तुलना में उच्च जो संशक्तिशीलता होती है समूह में उपसमूहन कम करती हुई दिखाई देती है। चकमैन ने इसी के आधार पर कुछ ग्रुप फॉर्मेशन की कोई भी जो समूह होता है उसका किस तरीके से निर्माण होता है, तो चकमैन ने 1965 में इसी को समझाते हुए 5 चरणों में एक स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन की बात करी है। पहला इन्होंने जो स्टेज बताई है वो बताई है फॉर्मिंग, जिसे हम गठन कहते हैं। समूह के सदस्य पहली बार मिलने पर एक दूसरे से अनजान होते हैं, इसलिए शुरू में एक भीड़ के समान दिखते हैं जिसमें ना उनका कोई उद्देश्य होता है, ना कोई उनमें आपस में कोई संबंध दिखाई दे रहा होता है। ये चरण समूह के उद्देश्य, लक्ष्यों, सदस्यों, प्रक्रियाओं आदि के बारे में अनिश्चितताओं से चिन्हित किया जाता है, जिसमें मात्र एक लोगों का एक जो भीड़ है या हम कह सकते हैं एक लोगों का बस एक इनफॉर्मल समूह सा दिखाई दे रहा होता है। फॉर्मेशन या गठन के बाद एक स्टॉर्मिंग की स्थिति आती है। इसमें विभिन्न भूमिकाओं और विभिन्न सदस्यों की स्थिति और समूह लक्ष्यों को प्राप्त करने के तरीकों के अंतर्द्वंद शुरू होता है, क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग होता है और उसके अपने अलग अलग तरीके होते हैं समूह के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। इस चरण के अंत तक सदस्यों के बीच एक प्रकार का पदानुक्रम विकसित हो जाता है और लक्ष्य प्राप्त करने के तरीकों के बारे में कुछ स्पष्टता होने लगती है, क्योंकि अंतर्द्वंद जो शुरू होते हैं वो आपस सहमति से धीरे धीरे समाप्ति की तरफ दिखने लगते हैं। तीसरा इसका स्टेप होता है नॉर्मिंग, जो कि मानकों को दर्शाता है। इस चरण में समूह के सदस्य विभिन्न मानकों को अंतिम रूप देते हैं जो उनके व्यवहार और भूमिकाओं को विनियमित करते हैं। इसके अलावा इस स्तर पर जिम्मेदारियों का विभाजन होता है कि जो भी समूह के सदस्य हैं उनको किस किस तरीके की भूमिकाओं का निर्वाह करना है। सदस्य अपनी प्रगति को मापने के लिए मापनी तैयार करते हैं और इस चरण के अंत तक समूह को एक स्पष्ट पहचान मिल जाती है। उन्हें ये पता चल जाता है कि किस तरीके से उन्हें अपने समूह लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, किन मानकों को
आत्मसात करके उनको आगे बढ़ना है। अगला चरण होता है परफॉर्मिंग का। जब मानक निर्धारित हो जाते हैं उसी के अनुसार समूह के सदस्यों को निष्पादन करना होता है। क्योंकि मानक संस्कृति भूमिकाएं आदि को अंतिम रूप दिया जा चुका होता है, इसलिए समूह को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सदस्य अपने प्रयासों को पूरी तरह से समर्पित करते दिखाई देते हैं। इसमें हर एक व्यक्ति जो होता है समूह का, उसके भिन्न भिन्न अपने निष्पादन होते हैं। उनका यदि वो अपना जो परफॉर्मेंस है वो अगर प्रॉपर देता हुआ दिखाई देता है, तो जिस कारण से इस ग्रुप का निर्माण हुआ होता है, समूह का निर्माण हुआ होता है, वो उसकी प्राप्ति करता दिखाई देता है। और आखिरी चरण होता है एडजर्निंग का, जिसमें हम कहते हैं कि जब कुछ सब हम जिस कारण से किसी समूह का निर्माण हुआ था, जिसमें मानकों का भूमिकाओं को स्पष्ट करा गया था, अब जब हमने उसका निष्पादन करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर दी है, तो अंतिम चरण में हम अब उस समूह को समाप्त करते हैं। यहाँ समूह को अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के बाद भंग कर दिया जाता है। जैसे किसी भी उद्देश्य के लिए यदि हमने समूह का निर्माण करा है, हमने कोई ट्रेनिंग करी, हमने कोई प्रोजेक्ट करा, तो एक समूह का निर्माण करा। जब उस समूह के लक्ष्य की हमको प्राप्ति हो गई, तो अंतिम चरण में हम उस समूह को भंग कर देते हैं, क्योंकि जिस कारण से उद्देश्य से उसका निर्माण हुआ था उसकी प्राप्ति हो चुकी है। अब समूह अगर हम जब उसके निर्माण के चरणों की बात करते हैं, तब हम ये जरूर से समझें कि किस प्रकार से समूह जो होता है उसकी प्रक्रिया होती है, किस तरीके से वो हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है। जब समूह में हम काम कर रहे होते हैं और जब हम एकांत में या अकेलेपन में काम कर रहे होते हैं, तो हम अपने स्वयं की क्रियाओं को यदि ध्यान दें, तो हमें समझ में आता है दोनों ही चरणों में या दोनों ही परिस्थितियों में हम अपने व्यवहारों को भिन्न भिन्न रूप में पाते हैं। एक व्यक्ति पर समूह के कई प्रभाव होते हैं, जिन्हें समूह पराक्रम कहा जाता है। उनमें से महत्वपूर्ण जो आता है पहला, वो है आपका सामाजिक सुगमीकरण, जिसे हम कहते हैं सोशल फैसिलिटेशन। सामाजिक सुगमीकरण को एक व्यक्ति की एक दर्शक की उपस्थिति में या सह अभिनेता के साथ अलग अलग प्रदर्शन करने की प्रवृत्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। जब हम दर्शकों की उपस्थिति में किसी कार्य को करते हैं, तो हमारी उत्तेजना बढ़ जाती है, जो कि हमारे निष्पादन या हमारी परफॉर्मेंस को बढ़ा देती है। इसके अलावा ये निष्पादन को खराब करेगा यदि निष्पादनकर्ता की प्रभावी प्रतिक्रियाएं गलत हैं और कम अभ्यास वाली प्रतिक्रियाएं सही हैं। इस दृश्य को सामाजिक सुगमीकरण का अंतर्नोद सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। ट्रिपलेट ने इसी के अंतर्गत अपना एक महत्वपूर्ण अध्ययन भी किया था। विकर्षण अंतर्द्वंद सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति दूसरे के सामने निष्पादन करते समय विचलित होता है, क्योंकि वह कार्य एवं सह अभिनेता दर्शकों के बीच ध्यान बटाने की कोशिश करता है। जब हमें लगता है कि कोई हमारी प्रतिक्रियाओं को या हमारे व्यवहार को देख रहा है, तो कई बार उससे व्यक्ति का ध्यान बट जाता है और ये निष्पादनकर्ता पर संज्ञानात्मक अधिभार पैदा कर देता है। इसलिए निष्पादनकर्ता को केवल आवश्यक संकेतों, उद्दीपकों पर ध्यान देने के लिए मजबूर करता है। दूसरा जो फैक्टर आता है वो है सोशल लोफिंग। ये एक समूह में काम करते समय अक्सर हम पाते हैं कि हमारा प्रेरणा स्तर जो है, मोटिवेशन लेवल जो है, वो कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप समूह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयास कम होने लगते हैं। इस घटना को सोशल लोफिंग के रूप में जाना जाता है। एक सामान्य कार्य के लिए समूह में काम करते समय व्यक्तियों के बीच एक सामान्य भावना उत्पन्न होती है कि भले ही वे थोड़ा कम योगदान देंगे, लेकिन समूह लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। जैसे हमने किसी काम को करने के लिए 15 लोगों का एक समूह बनाया। उस 15 लोग में हो सकता है कि 2 व्यक्ति ऐसे हों जो ये सोच सकते हैं कि यदि हम अपने प्रयास कम भी देंगे, तो बाकी के लोगों के प्रयास से इस समूह के लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी।
तो उन दोनों का जो व्यवहार है वो सोशल लूपिंग को दर्शाता है। सामाजिक, इसको हम हिंदी में सामाजिक आवारापन भी कहते हैं। ये कई तरह के समूह कार्यों में देखी जाती है। संज्ञानात्मक, शारीरिक, मौखिक आदि कई रूपों में हम इसे देख सकते हैं। प्राइस, हैरिसन एंड बॉबिन 2006 में देखा है कि दो कारक इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया में अपना भूमिका अदा करते हैं, जो कि सामाजिक रूप से शिथिलता में योगदान भी प्रदान करते हैं। वो है समूह के प्रति विभाजन की भावना और समूह में अनुचितता की भावना। जब व्यक्ति को ये अनुभव होने लगता है कि मेरे काम करने या ना करने से अगर मैं अपने कम प्रयास को भी दूंगा तो भी लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, या मेरे पास पर्याप्त कौशल या पर्याप्त ज्ञान नहीं है जिससे मैं इस लक्ष्य की प्राप्ति कर पाऊं, तो इस तरीके की भावना या व्यक्ति के अंदर अनुचितता की भावना आ जाती है कि ये व्यवहार कर लेने के बाद भी मेरे साथ अनुचित व्यवहार नहीं करा जाएगा। समूह लक्ष्य की प्राप्ति हो जाने के बाद मेरे प्रयासों को प्रशंसा नहीं मिलेगी। इस प्रकार की जब भावना पैदा हो जाती है तो व्यक्ति के भीतर सोशल लूपिंग दिखाई देती है। इस सोशल लोफिंग को कम करने के लिए भी मनोवैज्ञानिकों ने काफी सारी तकनीकों को बताया है, जिसमें हम व्यक्तिगत प्रयासों को आसानी से पहचाने जाने योग्य बनाकर समूह में डिसबैलेंस होने की भावना को कम करें। हम अगर उस समूह में 6 व्यक्ति काम कर रहे हैं तो हम प्रत्येक व्यक्ति के कार्यों को व्यक्तिगत रूप से जाने और पहचाने तो सोशल लोफिंग की प्रवृत्ति कम दिखाई दे सकती है। इसके अलावा हम सफल कार्य निष्पादन के लिए व्यक्तिगत सदस्य की प्रतिबद्धता को बढ़ा दें कि हर व्यक्ति की जिम्मेदारियों को बढ़ा देंगे तो हर व्यक्ति अपने कार्य को कुशलता के साथ करने के लिए बाध्य हो जाएगा। और हम प्रत्येक सदस्य को कुछ प्रकार के मानक निष्पादन को दिखाना, जैसे कि उनका पिछला प्रदर्शन कैसा रहा या अन्य लोग कैसा कर रहे हैं, इस तरीके की यदि हम अंतःक्रियाएं करेंगे, इस तरीके की यदि हम चर्चाएं करेंगे तो हम सोशल लूपिंग की प्रवृत्ति को कम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक और प्रवृत्ति दिखाई देती है जिसे हम निर्व्यक्तिकरण या डी इंडिविजुएशन भी कहते हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है जो जागरूकता और व्यक्तिगत पहचान की कमी द्वारा प्रतिलक्षित होती है। यदि हम किसी समूह का सदस्यता हमें है और हम उस समूह में एक सदस्य की तरह कार्यरत हैं, लेकिन हमें पता है कि किसी भी व्यक्ति की अपनी कोई व्यक्तिगत पहचान इस समूह में नहीं है, तो ये बाह्य परिस्थिति जो पैदा हो जाती है, इसमें हम देखते हैं कि जब हमारा निर्व्यक्तिकरण हो जाता है कि हमारी अपनी कोई व्यक्तिगत पहचान जो परिलक्षित नहीं हो रही है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति कई तरीके के नकारात्मक व्यवहारों को करता दिखाई देता है। जैसा कि किसी भीड़ का एक गुमनाम सदस्य किसी भी तरीके का व्यवहार कर लेता है क्योंकि वो जानता है कि उसमें उसकी कोई व्यक्तिगत पहचान नहीं है। भीड़ में होना एक व्यक्ति को गुमनाम बना देता है और इसलिए वे अपने कृत्यों के लिए कम जिम्मेदार महसूस करते हैं और इस प्रकार वे एंटी सोशल, अनर्गल और असामाजिक कार्यों का सहारा लेने की संभावना अधिक उनके व्यवहारों में अधिक दिखाई देने लगती है। निर्व्यक्तिकरण ऐसा नहीं है कि हमेशा नकारात्मक और असामाजिक व्यवहारों को ही जन्म देता है, ये सिर्फ भीड़ के मानकों के पालन की संभावना को बढ़ा देता है, जिसमें व्यक्ति को स्वतंत्रता मिल जाती है कि वो जिस तरीके से भी चाहे व्यवहार कर सकता है क्योंकि उसकी व्यक्तिगत पहचान छिपी हुई है। इसके बाद हम बात करेंगे समूह का जो निर्माण होता है उसमें कौन से 2 तत्व जो हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वो है समूह ध्रुवीकरण और समूह सोच। समूह का जब निर्माण हो जाता है तो उसका प्रभाव हमारे निर्णयों पर भी पड़ने लगता है। अब हमारे जो निर्णय होते हैं वो समूह को दृष्टि में रखते हुए व्यक्ति निर्धारित करता है। समूह निर्णय निर्माण को सहयोगात्मक निर्णय निर्माण के रूप में भी जाना जाता है, जो समूह के सदस्यों द्वारा सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया को दर्शाता है। निर्णय उस समूह के सभी सदस्यों द्वारा लिए तथा स्वीकार किए जाते हैं। मूल रूप से जो 2 प्रक्रियाएं होती हैं, जिसमें पहला है समूह ध्रुवीकरण। समूह ध्रुवीकरण क्या है कि यदि कोई एक महिला
एक समूह का पार्ट बनी और उसका अपनी सोच ये है कि महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए, महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। इसके बाद यदि वो एक समूह का भाग जो बनी है, वहां पर ये माना जाता है कि महिलाओं का जो दायरा है या महिलाओं की जो सीमाएं हैं वो उनके घर तक ही होनी चाहिए, उनको अपने कर्तव्यों का, उनको अपने घर की जिम्मेदारियों का निर्वाह करना चाहिए। तो ऐसे में यदि वो महिला अपनी व्यक्तिगत विचारधारा को न स्वीकारते हुए अपने समूह के विचारों के साथ चलने लगती है, तो ये समूह ध्रुवीकरण को दर्शाता है। समूह द्वारा दिए गए या लिए गए निर्णय व्यक्ति द्वारा लिए गए लोगों की तुलना में अधिक चरम हो जाते हैं। समूह की इसके सदस्यों द्वारा शुरू में लिए गए निर्णयों की तुलना में अधिक चरम निर्णयों की ओर स्थानांतरित होना ही समूह ध्रुवीकरण को दर्शाता है। इसमें दो महत्वपूर्ण कारक होते हैं जो इस तरीके की ध्रुवीकरण की घटना को पैदा करते हैं। पहला, जब व्यक्ति खुद को एक योग्य और वफादार साबित करने के लिए समूह के सदस्य एक दृष्टिकोण रखते हैं और समूह की समग्र छवि के अनुरूप हो और साथ ही साथ दूसरों की तुलना में चरम स्तर पर दिखाई देने का प्रयास करते हैं। और दूसरा है कि जब अनुयन के कारण एक समूह की प्रारंभिक प्राथमिकता को मजबूत करने के लिए चरम निर्णय की ओर चले जाते हैं कि जिसमें व्यक्ति अपने व्यक्तिगत निर्णयों को छोड़ करके समूह के निर्णय पर चरम सीमा पर दिखाई देने लगता है। दूसरा है समूह सोच। समूह सोच अत्यधिक सामंजस्यपूर्ण समूह में देखी गई है। ये एक घटना है जिसमें व्यक्ति अपनी सोच नहीं बल्कि समूह की सोच के साथ अपनी सदस्यता को एक विश्वसनीयता दिखाने का प्रयास करता है। अत्यधिक सामंजस्यपूर्ण समूह के सदस्य सोचते हैं कि उनके निर्णय जो है गलत नहीं हो सकते और सभी सदस्यों द्वारा लिए गए निर्णय का समर्थन उन्हें करना चाहिए। वे किसी भी जानकारी जो समूह निर्णय के विपरीत हो उसको अस्वीकार करने के दबाव में होते हैं। उनको सिंपल यही सोचना होता है जो उनका समूह सोच रहा है। तो इस प्रकार से हम देखें, जब समूह की हमें सदस्यता मिलती है तो उसका प्रभाव हमारे निर्णयों पर भी पड़ता है, जो कि समूह ध्रुवीकरण और समूह सोच के साथ दिखाई देता है। क्योंकि समूह सोच की प्रवृत्ति जब एक बार विकसित हो जाती है तो समूह अपने निर्णयों को बदलने के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी हो जाता है। ये समूह के सदस्यों के बीच उच्च सामंजस्य है जो उनके बीच इस तरीके की प्रवृत्ति को विकसित करने के लिए जिम्मेदार बनाती है। सदस्य एक दूसरे से इतनी अच्छी तरीके से जुड़े होते हैं कि उन्हें लगता है कि समूह का कोई भी सदस्य गलत नहीं हो सकता है, उनकी सोच गलत नहीं हो सकती है, इसीलिए वो अपनी सोच को उनके साथ मिला करके ही अपने कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। जब समूह का निर्माण होता है तो उसमें सहयोग एवं प्रतियोगिता दोनों ही दिखाई देती है। एक समूह अक्सर उन कार्यों पर काम करता है जो सभी सदस्यों के लिए सामान्य होते हैं और इस कार्य को पूरा करने के लिए एक समन्वित समूह प्रयास की आवश्यकता होती है, जिसको हम सहयोग कह सकते हैं। सहयोग को एक ऐसे व्यवहार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें पूरा समूह साझा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करता है। जैसे प्रोजेक्ट वर्क, उसमें सारे समूह अपने एक लक्ष्य की प्राप्ति के, समूह के सदस्य एक लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं, तो ये उनके सहयोग को दर्शाता है। और उसी तरफ प्रतियोगिता जो होती है वो उस व्यवहार के रूप में परिभाषित की जाती है जहां पर व्यक्ति अपने स्वयं के प्रदर्शन को बढ़ाने की कोशिश करता है और साथ ही साथ दूसरों को उनके कार्यों में बाधा डालता है। उसको स्वयं को सर्वश्रेष्ठ दिखाना होता है और दूसरे को वो पीछे दिखाने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से हम देखें, सहयोग एवं प्रतियोगिता पूर्णतया एक दूसरे से विपरीत दिखाई देते हैं। सहयोग और प्रतियोगिता के अपने निर्धारक होते हैं, जैसे पुरस्कार संरचना। पुरस्कार संरचना जो केवल समूह के प्रयास पर विचार करती है, समूह में सहयोग को बढ़ावा देती है। तो किस प्रकार से पुरस्कार को संरचित किया गया है ये निर्धारित करता है कि सहयोग दिखाई देगा कि प्रतियोगिता। यदि वो व्यक्तिगत पुरस्कार संरचना है
कि किसी एक व्यक्ति के उच्च व्यवहार या सर्वश्रेष्ठ व्यवहार को पुरस्कृत किया जाएगा तो वो प्रतियोगिता को आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और यदि वहीं पर पुरस्कार की जो संरचना है वो इस प्रकार से करी गई है कि अगर कोई समूह जो है इस लक्ष्य की प्राप्ति करेगा तो समूह को पुरस्कृत किया जाएगा, तो प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के साथ सहयोग करता हुआ दिखाई देगा। अंतर्वैयक्तिक विचार संचार, इसमें समूह के सदस्य के बीच स्वस्थ और पर्याप्त संचार जो है उनके बीच सहयोग को बढ़ाती है। व्यक्तियों या समूह के सदस्यों के बीच जितना ज्यादा कम्युनिकेशन होगा, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बढ़ेगा, सहयोग की भावना उतनी ही अधिक दिखाई देगी। पारस्परिकता, ये एक तरीके का इस तरीके की प्रवृत्ति होती है जिसमें हमारे लिए यदि किसी व्यक्ति ने करा हुआ है, कुछ फेवर हमें करा हुआ होता है, तो हमारा एक प्रयास होता है कि हम भविष्य में उसके इस फेवर के अगेंस्ट उसको हेल्प करेंगे। तो जो पारस्परिकता होती है ये भी सहयोग की भावना को बढ़ाती है। इसी तरीके से जब समूह में सहयोग और प्रतियोगिता दिखाई देती है तो समूह में कभी-कभी अंतर्द्वंद भी बढ़ता हुआ दिखाई देता है। अंतर्द्वंद एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति या व्यक्तियों का एक समूह ये अनुभव करता है कि दूसरों के द्वारा कोई कार्रवाई की जा चुकी है या भविष्य में की जा सकती है, जो स्वयं के हित के साथ उसको असंगत दिखाई देता है। अंतर्द्वंद सदस्यों के बीच असंगत रुचि की पहचान, जो सच भी हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, तो इस तरीके की स्थिति जो होती है वो अंतर्द्वंद पैदा करती है। अंतर्द्वंद के और कई कारण बताए हैं, जैसे बैरन 1990 ने बताया है कि कई बार दोषपूर्ण गुणारोपण अंतर्द्वंद का कारण बन जाता है। दोषपूर्ण संचार अंतर्द्वंद का कारण बन जाता है। जब हम अपने विचारों को वस्तुनिष्ठ और वास्तविकता के सबसे करीब मानने की प्रवृत्ति रखते हैं कि हम ही सही हो सकते हैं, तो वो अंतर्द्वंद का कारण बन जाता है। जब नकारात्मक प्रतिपुष्टि के बाद समूह का खराब प्रदर्शन सदस्यों के समूह की विफलता के लिए एक दूसरे के दोष कर देने के लिए वो मजबूर हो जाता है, जिससे अंतर्द्वंद पैदा हो जाता है। वंचन और असंतोष की भावना जब विकसित होती है तब किसी सदस्य को लगता है कि वो इतना उपयोगी नहीं है जितना कि समूह के अन्य सदस्य हैं, ये अंतर्द्वंद का कारण बन जाता है। और कई बार जो काम की हिस्सेदारी है, पुरस्कार वितरण है, इसके यदि असमानता होती है समूह के भीतर तो भी अंतर्द्वंद दिखाई देता है। तो इस प्रकार हम देखें तो एक समूह में अंतर्द्वंद के कई कारण हो सकते हैं, और जब अंतर्द्वंद पैदा होता है तो उसके परिणाम स्वरूप हमें दिखाई देता है कि सदस्यों के बीच संचार जो है वो खराब हो जाता है, उनके बीच अविश्वास और संदेह पैदा होने लगता है, वे मतभेदों को बढ़ाते हुए दिखाई देने लगते हैं, स्वयं की शक्ति और दूसरों पर वैधता बढ़ाने का प्रयास कर रहे होते हैं, वो अपने आप को शक्तिशाली दिखाने का प्रयास कर रहे होते हैं, और उप समूहों और गुटों का गठन भी अंतर्द्वंद का परिणाम बन जाता है। इस तरीके से यदि अंतर्द्वंद की स्थिति दिखाई देती है तो मनोवैज्ञानिकों ने इसे कम करने का भी रास्ता दिखाया है। हम सुपर ऑर्डिनेट गोल या उच्च कोटि लक्ष्य का निर्धारण करें जिसमें दोनों संघर्षरत पक्षों को मिलकर हासिल करने की आवश्यकता होती है। हम ऐसे लक्ष्यों का निर्धारण करें कि दोनों पक्ष के सहयोग से ही उस लक्ष्य की प्राप्ति संभव हो पाए। प्रत्यक्षण में परिवर्तन करें, अंतर समूह संपर्क को बढ़ा दें, जिन पक्षों के प्रति हमारे अंतर्द्वंद है उनके बीच हम संचार की सुव्यवस्था करें, समूह की सीमा को कम कर दें, उनमें संरचनात्मक समाधान निकालने का प्रयास करें, और अपने मानकों के साथ साथ अन्य समूह के मानकों को भी बराबर से यदि हम सम्मान देंगे तो इस अंतर्द्वंद की जो संभावनाएं हैं या अंतर्द्वंद की स्थिति है उसको कम किया जा सकता है। इसी के साथ हम कहते हैं कि संचार जब समूह को हमें उच्चतम श्रेणी पर ले जाना होता है, यदि उसके हमें जो भी उद्देश्य के लिए हमने समूह का निर्माण करा है उसकी हमको प्राप्ति करनी होती है, तो संचार भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संचार अंतर्वैयक्तिक अंतर्क्रिया की एक प्रक्रिया है जिसमें
एक प्रेषक होता है और ग्राही होता है, कि इन दोनों के मध्य विचार, भावनाओं को और समझ का आदान प्रदान हो रहा होता है। संचार की ये सरल परिभाषा यदि हम देखें तो 3 महत्वपूर्ण इसके बिंदु दिखाई देते हैं। संचार में संदेशों का संप्रेषण और ग्रहता शामिल होती है, कि हम अपने विचारों को और दूसरे के विचारों को आदान प्रदान कर रहे होते हैं। संचार में कम से कम 2 लोगों का शामिल होना अनिवार्य है। संदेश का संप्रेषण करने के लिए प्रेषक और दूसरे संदेश को ग्रहण करने के लिए रिसीवर की जरूरत पड़ती है। संचार को सबसे बेहतर एक प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया जाता है, क्योंकि ये सक्रिय, निरंतर, पारस्परिक और गतिशील प्रक्रिया मानी जाती है। क्योंकि यदि ये सक्रियता, निरंतरता, पारस्परिकता नहीं होती है तो वो प्रभावी संचार नहीं बन पाता है। संचार के मुख्यतया 2 प्रकार होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक जो सबसे बुनियादी बोला गया शब्द होता है, क्योंकि सबसे तेज और सटीक होता है। ये चल रहे संवाद के माध्यम से संदेशों को स्पष्ट कर रहा होता है। तो संचार जो हम बोल के अपने शब्दों के द्वारा अपने विचारों को साझा कर रहे होते हैं, बोल करके, वो हमारा मौखिक संचार होता है। और जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान पत्र, ज्ञापन, कार्यालय आदेश, ईमेल और ब्लॉगिंग या किसी और लिखित माध्यम के द्वारा कर रहे होते हैं, उसको हम लिखित संचार कहते हैं। संचार का एक अन्य गैर मौखिक रूप भी है, जिसे हम कहते हैं जब एक संचारक बोले गए या लिखित संदेशों के साथ भेजता है। जैसे किसी व्यक्ति का स्वर, किसी व्यक्ति के चेहरे का भाव, उसके आंखों के संपर्क और सिर का इशारा, उसका जो बॉडी पोस्चर और एक्सप्रेशंस हैं, ये सारे भी संचार के जो सोर्सेज हैं या जो स्रोत हैं, ये भी संचार को प्रभावित करते हैं। संचार की 4 मुख्य शैलियां बताई गई हैं, जिनको हम कहते हैं निष्क्रिय आक्रामक, निष्क्रिय आक्रामक और मुखर। निष्क्रिय संचार, वैसे ये निष्क्रिय संचार शैली वाले व्यक्ति को लोग दूसरों को खुश करने वाले, संकोची माने जाते हैं, और वे आमतौर पर संघर्ष से बचने के लिए दूसरों के साथ जाते हैं। वे आमतौर पर भ्रमित और शारीरिक भाषा का ही प्रदर्शन करते हैं। उनके पास पर्याप्त संचार की शैली, प्रभावी शैलियां नहीं होती हैं जिनके द्वारा वो संचार को कर पाए, इसीलिए उनको निष्क्रिय संचार के अंतर्गत रखा जाता है, जो कम बोलते हैं, अपने विचारों को अच्छी तरीके से सामने वाले व्यक्ति के नहीं रख पाते हैं। दूसरा है आक्रामक संचार। जो लोग संचार की इस शैली का उपयोग करते हैं, वे अक्सर दूसरों के अधिकारों की अवहेलना करते हैं। वे जरूरतों और विचारों को दूसरों पर थोपते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। ये आक्रामक संचार होता है। निष्क्रिय आक्रामक संचार, इसके अंतर्गत व्यक्ति संचार के निष्क्रिय साधनों का उपयोग करता है, जिनमें आक्रामक परिणाम होते हैं, क्योंकि उन्हें अक्सर अपने विचार और भावनाओं को निर्देशित कर पाना मुश्किल होता है, इसलिए वे आक्रामकता का सहारा लेते हैं। मुखर संचार, ये सबसे उत्तम कोटि की शैली मानी जाती है। इसके द्वारा लोग अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में सक्षम होते हैं। वे अपनी जरूरतों पर विचार करते हैं और दूसरों की जरूरतों को भी महत्व देते हैं। संवाद करने का ये रूप दूसरों के साथ मजबूत, संतुलित और सम्मानजनक संबंध बनाने में भी मदद करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि मुखर संचार बाकी सारी शैलियों से उच्च माना जाता है। इसमें कई प्रकार की बाधाएं भी आती हैं, जैसे भौतिक पर्यावरण बाधाएं, कि जब आप संचार कर रहे होते हो, आप एक कूट संकेतन, प्रेषण और विसंकेतन, जिसे हम इनकोडिंग और डिकोडिंग के बीच की एक जो प्रोसेस होता है, उसमें कई सारी आपकी बाधाएं दिखाई देती हैं। कुछ बाधाएं जो होती हैं वो पर्यावरण संबंधित होती हैं, जिसमें आपका आता है कि जो आप जहाँ पर संचार कर रहे हैं तो वहाँ की पर्यावरण में शोर, संचार का अनुचित समय, प्रेषक और ग्राही जो है उसके बीच की जो दूरी है, ये सारी बाधाएं भी दिखाई दे सकती हैं जो संचार को प्रभावित करती है। और दूसरी मनोवैज्ञानिक बाधाएं, खराब श्रवण कौशल, पक्षपात, पूर्वाग्रह, अविश्वास,
या नकारात्मक रवैया, जो असफलता है व्यक्ति के भीतर, उसका डर, ये सारे भी उसके जो मनोवैज्ञानिक बाधाएं हैं, ये भी संचार को प्रभावित करती हैं। अब आगे हम बात करेंगे कि किस प्रकार से ये जो समूह के हमने अवयव, उनके परिभाषा या उनके निर्माण की बात करी है। अब हम देखेंगे किस तरीके से एक व्यक्ति का व्यवहार जो होता है वो उसके सामाजिक परिप्रेक्ष्य से प्रभावित होता है। सामाजिक प्रभाव उन प्रक्रमों को इंगित करता है जिसके द्वारा हमारा व्यवहार एवं अभिवृत्तियां दूसरे लोगों की काल्पनिक या वास्तविक उपस्थिति से प्रभावित होती हुई दिखाई देती है। दिन भर में हम अपनी अगर स्थितियों का अवलोकन करें, हम उनको ऑब्जर्व करें, तो हम यही पाएंगे कि हम कितने लोगों से, कितनी स्थितियों का हम सामना करते हैं जिसमें दूसरों के व्यवहार से हम प्रभावित होते हैं कभी कभी, और कभी हम अपने व्यवहार से दूसरों को भी प्रभावित करते हैं। इन्हीं को हम सामाजिक प्रभाव के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। सामाजिक प्रभाव को कई रूपों में देखा जा सकता है। यहाँ पर हम मुख्यतया बात करेंगे अनुरूपता, अनुपालन और आज्ञाकारिता की। पहला है अनुरूपता। अनुरूपता का अर्थ समूह प्रतिमान या मानक, अर्थात समूह के अन्य सदस्यों की प्रत्याशाओं के अनुसार व्यवहार करने से है। वे लोग जो अनुरूपता नहीं प्रदर्शित करते हैं उन्हें हम विसमान्य या अनुपंथी या अस्वीकारवादी कहते हैं। हम उन लोगों पर अधिक ध्यान देते हैं जो अनुरूपता का प्रदर्शन कर रहे होते हैं। कुछ परिवेशों में ये मानक औपचारिक या स्पष्ट रूप से उल्लेखित एवं लिखित रूप में स्पष्ट बताए जाते हैं। मानक सामाजिक स्थिति से अनिश्चितताओं और समस्याओं को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मानक जो होते हैं वो बेसिकली हमें समझाते हैं कि हमको किसी भी परिस्थिति में किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए और किस तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार की जो प्रवृत्ति होती है वो नैसर्गिक होती है, स्वतः स्फूर्त होती है। और ऐसा क्यों होती है? क्योंकि पहला जो हम इसका कारण मानते हैं वो ये कि मानव व्यवहार के नियमों को एक अलिखित एवं अनौपचारिक समुच्चय को निरूपित करता है, जो एक समूह के सदस्यों को ये सूचना प्रदान करता है कि विशिष्ट स्थितियों में उनसे क्या अपेक्षित है। यदि कोई एक शिक्षक है तो उसके साथ ये अपेक्षा रखी जाती है कि यदि वो कक्षा में जाएगा तो वो किस तरीके का व्यवहार करेगा और उसे उस व्यवहारों का अनुपालन करना चाहिए। यदि वो उस तरीके की अनुरूपता नहीं दिखाता है तो वो अपनी भूमिका का निर्वाह प्रभावी ढंग से नहीं करता दिखाई देगा। तो पहला जो है वो एक व्यक्ति को ये समझाता है, उसे ये सूचना प्रदान करता है कि उसे विशिष्ट परिस्थिति में किस तरीके का व्यवहार करना है। दूसरा ये जो नैसर्गिक होता है, क्योंकि सामान्यतः लोग असहजता का अनुभव करते हैं यदि उन्हें दूसरों से भिन्न समझा जाता है, तो वो स्वभावतः अपना व्यवहार जो है वो उसी तरफ दिखाते हैं, अनुरूपता करते हुए दिखाई दे रहे होते हैं जिससे वो दूसरों के भिन्न ना दिखाई दे। तीसरा, मानक को बहुसंख्यक के विचार एवं विश्वास को प्रतिबंधित करने वाला समझा जाता है। तो हम अपने आप को भी उसे बहुसंख्या का एक भाग बना लेते हैं जिससे हम उनसे भिन्न ना पाए जाए। तो इन तर्कों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि लोग मानव के प्रति अनुरूपता का प्रदर्शन करते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि बहुसंख्यक लोग जो हैं वो सही हैं और हमें उनसे भिन्न नहीं जाना चाहिए। इसी के अंतर्गत शैरिफ एंड डैश ने बहुत क्लासिकल स्टडीज भी करी हुई हैं, अपने जो प्रभावी प्रयोग करे हुए हैं। इन लोगों ने अनुरूपता की सीमा को निर्धारित करने वाली कुछ दशाओं को और उनकी विधियों को स्पष्ट करा है अपने प्रयोग के माध्यम से, जिनका उपयोग समूह में अनुरूपता के अध्ययन के लिए किया जा सकता है, जिसमें उन्होंने अध्ययन करा है ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट एवं ऐश प्रविधि तकनीक, जिसे हम ऐश एक्सपेरिमेंट और ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट कहते हैं। ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट एक ऐसा प्रयोग था जिसमें सहयोगियों को एक अंधेरे कमरे में बिठाया गया और उन्हें एक प्रकाश के एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा गया।
प्रकाश के इस बिंदु को देखने के पश्चात प्रत्येक व्यक्ति को बिंदु की कितनी दूरी तक हिलाया गया था इसका आकलन करने के लिए कहा गया था। इस प्रकार का निर्णय अनेक प्रयासों में किया जाना था। प्रत्येक प्रयास के बाद समूह के सदस्यों द्वारा बताई गई औसत दूरी के बारे में सूचना दी गई। ये देखा गया कि बाद के प्रयासों ने प्रयोज्य जो थे उन्होंने अपने निर्णयों में इस प्रकार से परिवर्तन या परिमार्जन किया जिससे उन्हें समूह औसत के अधिक समान बना दिया जाए, जिसमें वो अपने परिणाम जो उनके रिस्पॉन्सेस होते थे वो अपने समूह के ऑन एवरेज रख करके देते थे। इस प्रयोग का रोचक पक्ष जो था वो ये कि प्रकाश बिंदु वास्तव में बिल्कुल हिलता ही नहीं था। सहभागियों द्वारा प्रकाश को केवल हिलता हुआ देखा जाता था। इसी कारण इस प्रभाव को ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट कहा जाता है। फिर भी प्रयोगकर्ता द्वारा दिए गए अनुदेशों के प्रत्युत्तर में सहभागियों ने न केवल प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को बताया, उनका निर्णय लिया, साथ ही इस दूरी के लिए गए एक मानक का निर्माण भी कर दिया। तो ये बताता है कि किस तरीके से हम अनुरूपता को, जब हम एक समूह में होते हैं तो अनुरूपता का पालन करते हुए देखते हैं। ये ध्यान दें कि परिवर्तन के स्वरूप के संदर्भ में संपूर्ण प्रयास के दौरान सहभागियों को कोई भी सूचना नहीं दी गई थी, फिर भी वे अनुरूपता का पालन करते हुए दिखाई दिए। दूसरा महत्वपूर्ण अध्ययन ऐश का प्रयोग है। ऐश ने ये परीक्षण किया कि वैसी स्थिति में कितनी अनुरूपता होगी जब समूह का सदस्य शेष समूह द्वारा एक विशिष्ट तरीके से व्यवहार करने या एक विशिष्ट निर्णय देने के लिए दबाव का अनुभव करता है। इन्होंने अध्ययन जो करा वो 7 व्यक्तियों के एक समूह में करा था। 7 व्यक्तियों के समूह में एक प्रयोग में सहभागिता की जो दृष्टि प्रत्यक्षीकरण दृष्टि परीक्षण पर था। वास्तव में केवल एक ही सही अर्थ में प्रयोज्य था, बाकी के जो 6 सदस्य थे वो कन्फिडरेट मेंबर थे, सहभागी प्रयोगकर्ता के सहयोगी थे, जिन्हें समाज मनोविज्ञान में अभिसंगी कहा जाता है, कन्फिडरेट कहा जाता है। इन अभिसंगियों को एक विशेष अनुक्रिया करने का अनुदेश दिया गया था जिसे वो वास्तविक प्रयोग को इस संबंध में जानकारी नहीं थी। उन्हें नहीं पता था कि बाकी के ये जो 6 प्रयोज्य हैं ये सहभागी के रूप में काम कर रहे हैं। सभी सहभागियों को एक लंबमान रेखा, मानक रेखा दिखाई गई जिसकी तुलना 3 विभिन्न लंबाई की लंबमान रेखाओं के द्वारा उनकी तुलना करनी थी। सहभागियों को ये बताना था कि तुलनात्मक रेखा जो 3 बताई गई है उनमें कौन सी रेखा मानक रेखा के समान दिखाई दे रही है। जब प्रयोग प्रारंभ किया गया तो प्रत्येक सहभागी ने बारी बारी से अपने उत्तर की घोषणा की। प्रथम 5 व्यक्तियों ने गलत उत्तर दिया क्योंकि उन्हें ऐसा करने को कहा गया था। वास्तविक प्रयोज्य की बारी प्रत्येक पाली में अंतिम से एक पहले आती थी, अतः प्रयोज्य को उसके पहले 5 व्यक्तियों द्वारा दिए गए उत्तर को सुन लेना होता था। अंतिम सदस्य ये भी एक जो कन्फिडरेट या अनुषंगी था, उसने भी अन्य 5 व्यक्ति के द्वारा वैसा ही गलत उत्तर दिया क्योंकि उन बाकी के 6 सदस्यों को वैसा उत्तर देने के लिए कहा गया था। यद्यपि वास्तविक प्रयोज्य अनुभव करता था कि ये बाकी के 6 लोगों के उत्तर गलत हैं, उसके समूह के एक मानक प्रस्तुत किया जाता था। इस प्रयोग में 12 प्रयास थे। अब वास्तविक प्रयोज्य ने बहुसंख्यकों के उत्तर की अनुरूपता प्रदर्शित करी जिसमें उसने पाया गया प्रयोग में कि 67% प्रयोज्य ने अनुरूपता का प्रदर्शन किया और उन्होंने बहुसंख्यों द्वारा दिया गया वही गलत उत्तर दिया। तो ऐसी स्थिति में जिस उत्तर को सार्वजनिक रूप से सर्वसम्मति मिल रही थी तो कई बार उसने 67% अपने प्रयासों में उसी तरीके के गलत उत्तर को दे करके अनुरूपता दिखाई। तो इस तरीके का जो आज के एक्सपेरिमेंट है और जो ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट है ये बताता है कि हमारे भीतर अनुरूपता की कितनी उच्च एक प्रवृत्ति जो है वो पाई जाती है। इसका सीधा संबंध ये है कि हमारा व्यवहार जो है वो सामाजिक दृष्टि से प्रभावित होता हुआ दिखाई देता है। अनुरूपता के कई निर्धारक होते हैं कि समूह का जो आकार है जब वो अधिक पाया जाता है तब अनुरूपता बढ़ जाती है। अल्पसंख्यक समूह का आकार जब असहमत अथवा विसामान्य अल्पसंख्यकों का आकार बढ़ता है तो हमारी अनुरूपता बढ़ जाती है।
कार्य की प्रकृति कैसी है, किस तरीके का व्यक्ति का व्यक्तित्व है, ये भी अनुरूपता के महत्वपूर्ण निर्धारक माने जाते हैं। अनुरूपता के एक जो कारण का अध्ययन करा गया तो उसमें ये माना जाता है कि एक अनुरूपता सूचनात्मक प्रभाव होता है और एक अनुरूपता मानकीय प्रभाव होता है। सूचनात्मक प्रभाव ये वो प्रभाव होता है जिसमें वास्तविकता के बजाय हम साक्ष्यों को स्वीकार करने के परिणाम स्वरूप अपना उत्तर देते हैं। हम ये उत्तर तर्क संगत, इस प्रकार की जो तर्क संगत अनुरूपता को दूसरों के कार्यों के द्वारा संसार के बारे में जानकारी प्राप्त करने के रूप में समझा जा सकता है। हम अपनी उन साक्ष्यों को स्वीकार कर लेते हैं और वास्तविकता को नकार देते हैं। और कई बार अनुरूपता का कारण मानवीय प्रभाव भी होता है। व्यक्ति को दूसरों की स्वीकृति या प्रशंसा पाने की इच्छा पर आधारित प्रभाव के कारण भी कई बार अनुरूपता दिखानी पड़ती है। ऐसी स्थिति में लोग अनुरूपता का प्रदर्शन इसलिए करते हैं क्योंकि वो समूह की विसमानता को बहिष्कार या कम से कम अस्वीकरण या किसी प्रकार के दंड को उत्पन्न कर सकती है, उससे बचना चाहते हैं। दूसरा सामाजिक प्रभाव है अनुपालन। अनुपालन सामाजिक प्रभाव का एक रूप है जहां हम दूसरे व्यक्तियों के द्वारा दिए गए प्रत्यक्ष अनुरोध को स्वीकृत कर देते हैं। अनुपालन मानक की अनुपस्थिति में भी मात्रा दूसरे व्यक्तियों के समूह के अनुरोध के प्रत्युत्तर में व्यवहार करने को इंगित करता है। यदि हम स्वयं के व्यवहार का अवलोकन करें तो हम कई बार दूसरे व्यक्तियों के द्वारा किए गए अनुपालन को स्वीकार करते हैं, भले ही हम उस चीज को अंदर से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उसको मना नहीं कर पाते हैं। लोग अनुपालन करते क्यों है? क्योंकि उस स्थिति में ये उनको एक बहुत आसान तरीका लगता है दूसरों के साथ या दूसरों की बात मान लेना। ये अधिक विनम्रतापूर्ण होता है और दूसरा पक्ष इससे प्रसन्न भी हो जाता है। दूसरी स्थिति में कुछ दूसरे प्रकार के कार्य करते हैं। जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अनुपालन कराना चाहता है तो पाया जाता है कि इसमें कई सारी प्रविधियां या रणनीतियां काम करती हैं, जिसमें हम जब आगे रणनीतियों का अध्ययन करेंगे तो उसमें कुछ रणनीतियां जो हैं वो 6 सिद्धांतों पर आधारित हैं। मित्रता या पसंद, हम उन व्यक्तियों के साथ अधिक अनुपालन करते हैं जिनको हम पसंद करते हैं, जिनके साथ हमारी मित्रता होती है। प्रतिबद्धता या निरंतरता, हम उन व्यवहारों के लिए अनुरोध का अनुपालन करते हैं जो हमारे पूर्व प्रतिबद्धताओं के अनुरूप होती है। हम तीसरा है अभाव, हमारे उन अनुरोधों का अनुपालन करने का अधिक मौका दिखता है जो अभाव पर ध्यान हमारा केंद्रित कर रहे होते हैं। पारस्परिकता, हम उन लोगों को अनुरोधों का अनुपालन करने की अधिक संभावना रखते हैं जिन्हें हम पहले कोई सहयोग दे चुके हैं। सामाजिक वैधता और प्राधिकार, ये जो 6 सिद्धांत हैं इन्हीं के आधार पर अनुपालन की कुछ तकनीकियां बनाई गई हैं। जैसे मित्रता या पसंद पर अनुग्रहता, हम दूसरों के द्वारा स्वयं के लिए पसंदगी पैदा करना चाहते हैं। चापलूसी, व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्रशंसा करता है ताकि वे खुद की सकारात्मक छवि बना सके। अपनी पिछली उपलब्धियों के बारे में दूसरों को सूचित करने से कई बार हमारे प्रति दूसरों का विश्वास बढ़ जाता है, ये आत्मसंवर्धन है। आत्म छवि को सुधारते हैं, सकारात्मक अशाब्दिक संकेतों का प्रदर्शन करते हैं जिससे एक प्रस्तुति योग्य उपस्थिति बन जाए और दूसरों के लिए एहसान करना हमारे लक्ष्यों के सामने हमारी छवि को सुधार देता है। और कई बार आकस्मिक समानता, जैसे हम किसी समान जाति से, समान धर्म से यदि हम संबंध रखते हैं तो हम ऐसी चीजों के द्वारा भी अनुपालन बढ़ाते हैं। दूसरा अनुपालन की जो तकनीक है वो प्रतिबद्धता निरंतरता पर आधारित होती है, फुट इन द डोर टेक्निक। इसमें शुरू में एक छोटे से अनुरोध की आवश्यकता होती है। इस सौदे को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि पहले हम एक छोटी चीज को अनुरोध करते हैं और बाद में हम उनसे एक बड़ी चीज को स्वीकार करने के लिए अनुरोध कर रहे होते हैं। तो लक्ष्य द्वारा इस बड़े अनुरोध को स्वीकार करने की संभावना अधिक बढ़ जाती है क्योंकि व्यक्ति पहले उनकी छोटी मांगों को स्वीकार कर चुका होता है। लो बॉल प्रक्रिया, सर्वप्रथम एक सौदे को लक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन एक बार जब लक्ष्य इस सौदे को स्वीकार कर लेता है तो सौदा कम आकर्षक बना दिया जाता है। उदाहरण के लिए
बीमा जो पॉलिसीज होती हैं, पहले उनको हम उन्हें स्वीकार करवा लेते हैं और बाद में जो भी उसके नियम और शर्त होते हैं उनको हम उनके सामने रख रहे हैं। पारस्परिकता पर आधारित कुछ तकनीक है जिसमें आपका आता है डोर इन द फेस। डोर इन द फेस ये आपके फुट एंड डोर टेक्निक से जस्ट विपरीत होती है। पहले एक बड़ा अनुरोधकर्ता द्वारा किया जाता है। एक बार लक्ष्य द्वारा इस अनुरोध या सौदे को जब अस्वीकार कर देने पर उसके सामने एक छोटे और वास्तविक डील रखी जाती है। पहले हम उसके सामने इतनी बड़ी शर्त रख देते हैं जिसे हमें पता है कि वो अस्वीकार कर देगा। फिर जब उसको अस्वीकार कर देता है तब हम एक वास्तविक और अपनी जो छोटी डील होती है उसको रखते हैं, क्योंकि एक बड़ी डील से छोटे सौदे के लिए अनुरोधकर्ता को स्पष्ट बदलाव ग्राहक को अपने अनुकूल लगती है। दैट इज नॉट ऑल टेक्निक। जब हम कहते हैं कि अनुपालन के लिए कि यदि आप ऐसा करेंगे तो इसके साथ साथ आपको इतने अन्य फायदे और दिखाई देंगे, तो ये आपकी दैट इज नॉट ऑल टेक्निक के अंतर्गत आता है। अभाव पर आधारित टेक्निक, प्लेइंग हार्ड टू गेट। इस टेक्निक में अनुरोध की वस्तु को तेजी से खत्म होने की चित्रित किया जाता है, जिसे हम समझते हैं कि स्टॉक लिमिट, हमारा जो ये जो स्टॉक है इसकी लिमिट है, ये एक सीमित स्टॉक तक ही हमारी ये जो सेवाएं हैं ये दी जा रही हैं। तो प्लेइंग हार्ड टू गेट, हर व्यक्ति उस लक्षित व्यक्ति को प्राप्त करने के लिए मेहनत करना शुरू कर देता है। निर्धारित तिथि डेडलाइन, इस टेक्निक में जो हम देखते हैं कि फ्लिपकार्ट है, अमेज़न है, किसी भी तरीके से एक डेडलाइन दे देता है कि इस डेट में ये सेल खत्म हो जाएगी, ताकि व्यक्ति जो है वो लाभ पाने के लिए ज्यादा से ज्यादा जल्दी प्रयास करने में लग जाता है। अंत में हम बात करेंगे आज्ञा पालन की। जैसे हमने देखा अनुरूपता का प्रभाव पड़ता है, अनुपालन का प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार से आज्ञा पालन का भी हमारे व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। ये सामाजिक प्रभाव का एक रूप है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष आदेश दूसरों को एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए मजबूर करता है। हालांकि आदेश देने वाला व्यक्ति व्यवहारों को प्रभावित करने के लिए अन्य साधनों का भी उपयोग कर सकता है, जैसे आदेश के बजाय वो अनुरोध का भी प्रयोग कर सकता है, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो व्यक्ति है वो उसके द्वारा किए गए या उसके द्वारा दिए गए आदेशों को या उसके द्वारा दी गई बातों को स्वीकार करे। जब अनुपालन किसी ऐसे अनुदेश या आदेश के प्रति प्रदर्शित किया जाता है तो किसी आप्त व्यक्ति जैसे माता पिता, अध्यापक, पुलिसकर्मी के द्वारा निर्गत होता है, तब इस व्यवहार को हम आज्ञा पालन कहते हैं। आज्ञा पालन में सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग मिलग्राम का आता है। मिलग्राम ने ये एक प्रयोग प्रदर्शित करने के लिए एक अपरिचित लोगों को एकत्रित किया और उन्होंने देखा कि व्यक्ति अपरिचित लोगों के आदेश का भी कैसे पालन करते हैं। प्रयोगकर्ता ने अपने अध्ययन के उत्तरदाताओं को ये बताया कि प्रतिभागियों को बताया गया है कि प्रयोग का उद्देश्य सीखने पर सजा के प्रभाव को जानना है, कि किस प्रकार से जो पनिशमेंट है वो हमारी लर्निंग को प्रभावित करती है। ये प्रयोग पेयर्स पर संपादित किया गया था, युग्म पर था। प्रत्येक युग्म में एक व्यक्ति जो था वो लर्नर की भूमिका में था, जिसका कार्य शब्द युग्मों को याद करना था, और दूसरा जो था उसका रोल था अध्यापक का, जो इन शब्दों को ऊंचे स्वर में बोलकर पढ़ता था। अधिगमकर्ता को त्रुटि करने पर विद्युत आघात देकर दंडित किया जाता था। अधिगमकर्ता पूर्व व्यवस्थित अनुदेशों के अनुसार त्रुटि करता था और हर बार अधिगमकर्ता त्रुटि करता था तो अध्यापक से आघात देने के लिए कहा जाता था। अध्यापक से आगे ये भी कहा गया कि जब अधिगमकर्ता त्रुटि करता है तो आघात की तीव्रता को बढ़ा दे। वास्तविक में आघात दिया नहीं जाता था। अनुदेशों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया था कि अध्यापक को एक दुविधा का सामना करना पड़े कि वो आघात जारी रखे या इस पीड़ादायक अनुभव को वो कम करे। प्रयोगकर्ता अध्यापक को आघात देते रहने के लिए अभिप्रेरित करता गया और सभी प्रयोजों में 65% ने संपूर्ण आज्ञा पालन का प्रदर्शन किया और कुछ सहभागियों ने प्रयोग का विरोध किया और प्रयोग सत्र को समाप्त करने के लिए कहा। मिलग्राम का अध्ययन ये बताता है कि सामान्य लोग भी एक निर्दोष व्यक्ति को हानि पहुंचाने की इच्छा रखते हैं। यदि ऐसा करने का
आदेश किसी आप्त व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है। तो आज्ञा पालन बेसिकली हम करते क्यों हैं? मिलग्राम के प्रयोग से देखें, क्योंकि व्यक्ति इस तरीके का व्यवहार इसलिए करता है क्योंकि उसे लगता है कि वो इस तरीके के व्यवहार करने के लिए, अपने क्रियाकलापों के लिए वो स्वयं से उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि उसे करने को कहा जा रहा है। सामान्यतया आप व्यक्तियों के पास प्रतिष्ठा का प्रतीक होता है, जिसका विरोध करने में लोग कठिनाई को भी अनुभव करते हैं कि कैसे हम अपने आप व्यक्ति की बात को मना करते हैं। और इसी तरीके से कई कारण होते हैं जिसमें हम ओबीडियंस को फॉलो करते हैं, लेकिन ओबीडियंस का प्रतिरोध करा जा सकता है यदि हम आदेशों का पालन कर रहे हैं। उसके लिए जिम्मेदारी को उनको खुद से अनुभव कराएं कि उसके लिए वो खुद जिम्मेदार होंगे। आदेश देने वाले व्यक्ति की प्राथमिकता की असली ताकत के बारे में जनाएं, तो हम आज्ञाकारिता के जो इसके नुकसान है या जो इसके विनाशकारी आदेश है उसका प्रतिरोध भी किया जा सकता है। इसी के साथ अभी हमारा जो बीपीसीसी ब्लॉक 4 है उसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं।